जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज हम जो पाठ करने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, कक्षा 10वीं के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप सभी ध्यान रखिएगा कि इस लेसन को बहुत अच्छे से करना है। आइए चालू करते हैं। कक्षा 10वीं के अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 2-3 बार आ चुका क्वेश्चन, विशेष ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इधर प्रयुक्त लिखा है जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी, तो उत्तर में हम लिखेंगे मिट्टी। मिट्टी का लेंस नहीं बन सकता। किसका लेंस नहीं बन सकता? मिट्टी का। आप जैसे एग्ज़ाम में आए, आप फट से राइट लगा दीजिए मिट्टी। क्या लगा दोगे? मिट्टी। चलो आइए सेकंड क्वेश्चन। किसी बिंदु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर होनी चाहिए? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देख लीजिएगा, है ना। चलो आइए, और वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आपको टॉप करना है। और मैं इसे आशा करता हूँ कि भारत का बच्चा बच्चा साइंस उसे बहुत अच्छी लगे, क्योंकि साइंस तभी अच्छी लगेगी जब वो खुद कोशिश करेगा। चलो आइए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? किसी बिंदु का वास्तविक तथा समान साइज को उत्तर लेंस के सामने कहाँ रखा है? किसी बिंदु का वास्तविक तथा समान साइज को उत्तर लेंस के सामने कहाँ रखें? लेंस के मुख्य फोकस दूरी पर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, अनंत पर, और लेंस की प्रकाशीय केंद्र और फोकस दूरी पर। तो फोकस दूरी के दुगनी पर, मतलब बी आला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपना जो है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, किसी गोले दर्पण, देखो क्वेश्चन क्या है, किसी गोले दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी क्रमशः 1 दशमलव क्या 15 -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण और लेंस संभव है, तो इसका दोनों ही अवतल लेंस क्या आ जाएगा? दोनों ही अवतल लेंस। इसको टिक कर लीजिएगा, जरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन को मैं आपको टिक करवाई देता हूँ कि इसको तो करना ही करना है। ठीक है, ये इसे तो रहने दीजिए। ठीक है, चलो हाँ, आप एक सेकेंड, है ना। यदि आप कक्षा 10वीं में हैं तो दर्पण सूत्र आप जरूर याद कीजिए। 1 में एफ बराबर 1 में वी प्लस 1 यू। कौन सा सूत्र है ये? दर्पण सूत्र। मैं दोबारा फिर से कह रहा हूँ, आप 10वीं क्लास में हैं तो दर्पण सूत्र, कौन सा सूत्र? दर्पण सूत्र जरूर याद कीजिए। चलिए आइए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये, किसी गोले दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? किसी गोले दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? दोबारा फिर से कह रहा हूँ, किसी गोले दर्पण की फोकस दूरी वक्रता की त्रिज्या के आधी होती है। किसी गोले दर्पण की फोकस दूरी वक्रता की त्रिज्या के आधी होती है। अच्छा, प्रकाश का मार्ग किस प्रकार का होता है? तो प्रकाश का मार्ग एक सीधी रेखा में होता है। कैसा रहता है? प्रकाश का मार्ग एक सीधी रेखा में। आइए और अगला क्वेश्चन हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है? मैं दोबारा फिर से कह रहा हूँ, किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है? आपसे जब भी पूछा जाए तो आप कहोगे उत्तर लेंस। कौन से लेंस की क्षमता धनात्मक होती है? तो उत्तर लेंस की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? तो अवतल लेंस। ठीक है, देखिए, धनात्मक में उत्तल और ऋणात्मक में अवतल। ठीक है, चलो आइए देखते हैं और आगे क्वेश्चन, है ना। तो ऐसे देखिए, इस पर रेड लाइन मैंने इसलिए लगाई है, ये लेंस की क्षमता क्या और उसका एसआई मात्रक, क्योंकि एग्जाम में तो पूछा ही जाना है। तो किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणें अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा डिग्री को उसकी क्षमता कहते हैं, या उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसका एसआई मात्रक आपसे पूछा जाएगा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो आपको उसी टाइम दिमाग में आ जाना चाहिए कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। ये देखिए, यहाँ मैं इससे स्पेशल बता रहा हूँ, डायोप्टर। रेड चिन्ह इसलिए क्योंकि वेरी आईएमपी। किस लिए? वेरी। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, 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 मतलब लेंस की क्षमता का मात्रक, एसआई मात्रक क्या रहेगा? डायोप्टर। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपसे बार बार पूछा जाता है, किस दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है? जब भी आपसे ये पूछे कि किस दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि किस दर्पण में वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो हम कहेंगे अवतल दर्पण में।
क्या, कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण। ये देखिए अवतल दर्पण। तो कौन से, आपका अगले बार किस दर्पण में वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है? तो हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। अच्छा, किस दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है? अभी हाल हमने थोड़ी देर पहले पूछा था, याद करो जल्दी फटाफट। किस दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है? ठीक है, याद आया? उत्तल दर्पण। किसके? उत्तल दर्पण। ठीक है। दर्पण का बिंब को ऋणात्मक मान क्यों रखते हैं? क्योंकि बिंब से सदैव दर्पण सामने की ओर बाईं ओर ही रहते हैं। उस दर्पण का नाम बताइए जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण। ठीक है, चलो आइए। आप पिछले 8 साल का कोई भी पेपर उठा लीजिए, उसमें आपको प्रकाश के अपवर्तन के नियम जरूर मिलेंगे। परावर्तन और अपवर्तन दोनों के ही नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम दो। आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर सदैव तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु सदैव एक ही बिंदु पर होते हैं। ये किसका नियम है? हमारा परावर्तन का। तो दोबारा फिर से कह रहा हूँ, परावर्तन का नियम याद कीजिए कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और सेकंड, जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों की सीमा के तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण आई की जया साइन और अपवर्तन कोण आर की जया साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। तो ये क्वेश्चन जरूर आता है, स्क्रीनशॉट लेकर जितनी जल्दी हो सके याद कर लीजिए। स्नेल का नियम। स्नेल का नियम ऐसा शायद ही कोई होगा जो 10वीं कक्षा में। और स्नेल का नियम साइन आई अपॉन में साइन आर। क्या है स्नेल का नियम? साइन आई अपॉन में साइन आर। जब भी प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है, तो जब भी कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम पर तिरछी आपतित होती है, हमें किसका नियम चाहिए? स्नेल का। तो जब भी प्रकाश किरण किन्हीं दो माध्यमों की सीमा के तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण आई की जया अपवर्तन कोण आई की जया के अनुपात का एक नियतांक होती है। इस नियतांक को दूसरे माध्यम से पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तन कहते हैं। यही स्नेल का नियम है, साइन आई अपॉन में साइन आर। तो आप सभी को कह रहा हूँ, एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा प्रकाश का अपवर्तन, और जिस साल अपवर्तन नहीं आएगा तो परावर्तन आएगा। क्या आएगा? परावर्तन। तो हमें तो परावर्तन के दो नियम। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु और अभिलंब तथा परावर्तन एक ही तल में होते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन आप सभी को पता ही होगा। परावर्तन क्या होता है? अब और आपने भी बचपन से अभी तक कितनी बार प्रकाश को परावर्तित किया होगा। ठीक है, तो आइए हम एक चित्र के द्वारा भी समझने का प्रयास करेंगे। वाहनों में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? अगली बार आपसे बहुत बार ये पूछा जाएगा कि वाहनों में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण। ठीक है, वेरी IMP लगा ही लीजिए क्योंकि आना ही एग्जाम में। क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक अर्थात लंबी दूरी की वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। आप सभी को पता होगा कि आपके जब भी आप किसी बाइक पे बैठते होंगे या बस या उसमें जो दर्पण लगा रहता है वो कौन सा रहता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिए। उत्तल दर्पण कौन सा रहता है? वाहनों में। क्यों? क्योंकि उस पर प्रतिबिंब हमारे पास सीधा मिलेगा। क्या मिलेगा? सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, और वस्तु से छोटा। एक और चीज़, वस्तु से छोटा। तो ये मेरे हिसाब से ये भी समझ। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? कि प्रकाश स्रोत से दी गई सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक वीडियो देखिए, ये प्रिज्म है। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, मतलब जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में। इसे बोलते हैं अपन बेजानी हप्पी नाला। कौन सा बोलते हैं? बेजानी हप्पी नाला। ठीक है, ये देखो, ये सूर्य की किरण आ रही है, ये प्रिज्म है, कांच जैसा रहता है प्रिज्म। तो जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे याद करने का तरीका कौन सा है? बेजानी हप्पी नाला। ये कांच का एक वो होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार और समझाएंगे। और आपने इतनी देर वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।